कौमी इलेक्शन डिले किए तो इसके बहुत मनफी असरात मुल्क पर आएंगे और उसका वो आइन के तहत मुमकिन नहीं है। सियासत में हमेशा डायलॉग होता है। आज अगर आप इलेक्शन में गए बगैर बातचीत किए, बगैर एक डायलॉग करके, मुल्क के रास्ते का तयन करने के बगैर इलेक्शन में गए, इलेक्शन आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। पहले जो है मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, अब वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कमेटी भी बनाई है उन्होंने, क्या समझते हैं अब मुज़ाकरात करेंगे आप उनके साथ? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। हमने माजी में जितने फैसले किए हैं, इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तेफाक राय पर पहुंचे हैं और हमने फैसले किए। अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िक़ा फैसले ही हम करेंगे। इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और सवाल दो ही हैं कि क्या अब अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि अभी ये फैसला नहीं हुआ, जबकि पार्टी के अंदर से आवाज़ें आ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अंदर से, कि मुज़ाकरात होने चाहिए इमरान खान साहब के साथ। अब सवाल ये दूसरा जो है ऑप्शन कि क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। और फिर लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा सियासत गर्म है, क्या इस सियासत में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी कुछ उसको तेज़ कर सकती है या स्लो कर सकती है? तो राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये वाकई अक्टूबर के अंदर अब इलेक्शन हो जाएंगे? कोई डिसीजन हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, ये डिसीजन तो ऑलरेडी आइन में मौजूद है कि अगस्त 13 या 16 को असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करके डिज़ोल्व हो जाएंगी और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा। केयर टेकर सेटअप अगले 60 या 90 दिन में इलेक्शन करवाएगा। इसके ऊपर तो किसी फैसले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो आज बात आई है उसने डाउट्स पैदा कर दिए कि मौलाना ये कहते हैं कि ये अभी पीडीएम ने फैसला करना है और दूसरा हमने ये देखना है कि हमारी इकॉनमी इस काबिल है कि इलेक्शन हो सके या ना हो सके, और फिर ये ना हो कि इलेक्शन से मजीद मसाइल पैदा हो जाए पाकिस्तान के अंदर। नहीं, मेरा ख्याल है, मेरी एक सियासी कारकुन के तौर पे ज़ाती राय है, बाकी फैसला तो पीडीएम का जो सरबराही इजलास है उसमें बैठ के सबकी जो है वो आरा के मुताबिक ही होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बर वक्त इलेक्शन का होना जो है वो इस मुल्क की मौशियत को भी इस्तेहकाम देगा और बाकी मसाइल को हल करने में भी जो है वो मददगार साबित होगा। जिस तरह से हम ये समझते थे कि वक्त से पहले इलेक्शन होना और तमाम असम्बलियों का एक दिन एक ही वक्त में इलेक्शन ना होना मुल्क के लिए जो है वो कई मसाइल पैदा कर देगा और कई गुत्थियाँ जो है वो उलझा देगा। उसी तरह से मेरी ये राय है कि बर वक्त इलेक्शन का ना होना जो है वो भी जो है वो मसाइल पैदा करेगा। तो ये जो क्यास आ रही हैं ये गलत हैं और टाइम पे गवर्नमेंट जाएगी और टाइम पे इलेक्शन होंगे और उसी से पाकिस्तान अपनी डायरेक्शन लेगा, और अगर टाइम पे इलेक्शन नहीं होते तो आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा हो जाएगा? जी, मेरी एक सियासी कारकुन होने के नाते ये राय है और मेरी जमात में भी अक्सरियत की यही राय है। तो बाकी ठीक है, हर किसी को अपनी राय के इजहार का जो है वो हक हासिल है और वो अपनी बात कर सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से बेवक्त इलेक्शन इस मुल्क के लिए मसाइल पैदा करते अगर हो जाते, जो पीटीआई ने और इमरान खान ने कोशिश की और उसके बाद उसी कोशिश में जो है वो एक ऐसी लाइन क्रॉस कर बैठा कि जिसके बाद अब उसका सियासी जो किरदार है वो ही डाउटफुल हो गया है, उसी तरह से बर वक्त इलेक्शन का ना होना भी जो है वो मसाइल को पैदा करेगा। ठीक, और मियां नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो और उससे पहले वो आएं और आके लीड करें अपनी पार्टी को? जी, मेरी असेसमेंट यही है कि उनकी यही सोच है, प्राइम मिनिस्टर की भी यही सोच है। ठीक हो। अभी शायद खान अब्बासी साहब की तरफ से जो खदशा जिसका इजहार किया जा रहा है कि इलेक्शन हो सकता है डिले हो जाए, बल्कि उनका ये कहना है कि अगर डिले हुए तो बहुत नुकसान होगा, और साथ वो ये कह रहे हैं कि एक मुज़ाकरात होने चाहिए इलेक्शन से पहले। ज़ाहिर है वो चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहे होंगे कि उनके साथ मुज़ाकरात हों, तभी जाके ये कन्फ्यूजन और क्यास खत्म हो सकेगा। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की इस बात से तो मुतफिक हूँ कि बर वक्त इलेक्शन का ना होना जो है वो नुकसानदेह होगा।
जहाँ तक मुज़ाकरात की उन्होंने बात की है, देखें इलेक्शन से पहले पार्टियाँ आपस में मुज़ाकरात क्यों करेंगी, हर किसी ने दूसरे से मुकाबला करना है। तो ये मुज़ाकरात जो हैं इलेक्शन फ्री हों, फेयर हों, ऐसे हों कि उनके रिज़ल्ट को हर कोई तस्लीम करे। जब आवाम का फैसला आ जाए और जिन पार्टियों को भी आवाम पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजें, उनके दरमियान मैं समझता हूँ कि जिस तरह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो होना चाहिए। और ये बात भी मैं याद दिलाता चलूँ कि इस मरतबा भी 2018 में भले ये इलेक्शन जैसा भी था और उसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उस वक्त भी हमारी पार्टी के सदर और उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने बहुत दो टोक अंदाज में ये उठ के वहाँ पे गालबन ये पहले या दूसरे दिन की जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो मियां साहब ने कहा था कि जी मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं कि इनको कोई एक पार्टी जो है वो बेहतर तौर पे इनको हल नहीं कर सकती, तो इसलिए आप हमारे साथ बैठें और चार्टर ऑफ इकॉनमी किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे से इमरान खान साहब उठे और उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा तुम तो चोर हो, डाकू हो, तुम एनओआर लेना चाहते हो मेरे मुझसे ये मुज़ाकरात की बात करके। मैं तो तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारा सफाया करके दम लूँगा। तो उसके बाद फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। तो इसलिए वो एक वक्त था, उस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए थे। अब भी वो वक्त आएगा, उस वक्त मुज़ाकरात जो है ज़रूर होने चाहिए। मैं इस बात से मुत्फिक हूँ जो शाहद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये मसाइल जो हैं ये इतने बढ़ चुके हैं, बल्कि इससे पहले भी इतने ही बड़े हुए थे कि इनको जब तक बैठ के किसी नतीजे पे सब नहीं पहुंचेंगे तो उस वक्त तक इनको हल करना आसान नहीं होगा। तो आपका ख्याल ये कि चार्टर ऑफ इकॉनमी इलेक्शन से पहले होना चाहिए या फिर इलेक्शन के बाद होना चाहिए, और चार्टर ऑफ इकॉनमी जरूरी है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त? चार्टर ऑफ इकॉनमी ज़रूरी है, लेकिन मेरी राय ये है कि ये चार्टर ऑफ इकॉनमी इलेक्शन के बाद ही हो सकता है। इससे पहले अगर आप मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे, तो वो एक अजीब ही सूरत हाल बन जाएगी। किसको बिठाएंगे और किसको नहीं बिठाएंगे, सब कहेंगे ये हमारा इस्तेहकाक है। इलेक्शन के बाद तो फिर एक बात तय हो जाएगी ना कि जो लोग पार्लियामेंट में होंगे वो बैठेंगे। ठीक है। अच्छा ये फरमाइए राना साहब कि क्या पीडीएम के अंदर किसी न किसी जगह ये सोच मौजूद है कि इलेक्शंस को 6 महीने या 1 साल डिले कर लिया जाए ताकि इकॉनमी ट्रैक पे आ जाए और बाकी मामला सेटल हो जाएं और फिर इलेक्शन करवाए जाएं? देखें, ये ख्वाहिश तो मौजूद हो सकती है, लेकिन इस ख्वाहिश को जो है वो यानी सेल करने के लिए कि 6 माह में इकॉनमी दुरुस्त हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो 6 माह में इकॉनमी जो है वो दुरुस्त हो सकती हो तो फिर तो चलो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये आर्गूमेंट ज़्यादा वजनी है कि 6 माह में और ख़राब हो जाएगी अगर इलेक्शन बर वक्त ना हो। ठीक। अच्छा ये फरमाइए सर, ये इलेक्शन पीडीएम लड़ेगी या तमाम जमातें अलग अलग लड़ेंगी, और जो ही आपकी गवर्नमेंट खत्म होगी तो पीडीएम भी खत्म हो जाएगी उसके साथ ही? जी, तमाम जमातें अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। पीडीएम जो है वो इलेक्शन इत्तेहाद नहीं है, उसमें कभी भी इलेक्शन इत्तेहाद की बात नहीं हुई। हाँ, कोई इक्का दुक्का किसी जगह पे कुछ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है कि किसी जगह हम अगर जीत नहीं सकते लेकिन जीतने की पोजीशन में है, और किसी जगह कोई और जो है वो खुद तो नहीं जीत सकता लेकिन हमें जिताने की पोजीशन में है, तो ये इस तरह की जो है वो सूरत हाल हो सकती है, लेकिन कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है पीडीएम। और ख्वाजा आसिफ साहब की ख्वाहिश है कि पीडीएम को इलेक्शन लड़ना चाहिए, मिल के इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो वो मेरा ख्याल है उनकी फिर इनफरादी ख्वाहिश है, पार्टी का कोई ऐसा फैसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब से कोई मेरी अगर कोई भी बात हुई है इस बारे में या इससे मिलती जुलती, तो उनकी ख्वाहिश भी यही है जो मैंने गुजारिश की है कि कहीं कहीं हमें सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा ये लाहौर की तरफ आते हैं, लाहौर में सियासत बड़ी गर्म है, वहां पे चौधरी शुजात साहब बैठे हुए हैं और कॉफ लीग के अंदर धड़ाधड़ पीटीआई के लोग शामिल हो रहे हैं।
फिर वहाँ पे आसफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने अपने सारे गेट खोले हुए हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी अनाउंस करने लगे हैं और उनके पास भी 55 लोग हैं, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कल या परसों तो 55 MNAs और MPAs उनके साथ होंगे, वो है। फिर इसके अलावा बाकी लोग भी बहुत एक्टिव हैं सवाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो आपने पंजाब मेरा ख्याल है दूसरे लोगों के हवाले कर दिया है कि आप लोग फैसला कर लें, आप सिर्फ वफाक में बैठे हो। जी बिस्मिल्लाह, सारे लोग जो हैं वो अपना अनाउंस करें, और जहांगीर तरीन साहब 55 नहीं, मेरी तो दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि वो 70 लोगों को अनाउंस करें। बाकी पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे खोले हैं, पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपने खद काट में इजाफा करे। मामला ये है कि पंजाब में PMLN का वोट या मियां नवाज शरीफ का वोट अल्लाह के फजल से इंटैक्ट है। हमें पूरा भरोसा है अपने वोट के ऊपर कि वो किसी को और किसी और को नहीं जाएगा। हमारे पास कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पूरे हैं, बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन जहाँ जहाँ पे गुंजाइश है वहाँ वहाँ पे हमारी पूरी नज़र है। और ये कोई मैं वैसे ही बात नहीं कर रहा, हमने पिछले दिनों मैडम मरियम नवाज साहबा जिनको पार्टी ने चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया है, हमने तमाम डिवीजन्स में जो है वो जाके मौके के ऊपर जो है वो लोगों से डिस्कस किया है और सारी बात की है, और हमें ये जो है वो ऑन ग्राउंड सूरत हाल का मालूम है। तो हमारा वोट तो इंटैक्ट है, हमारे पास कैंडिडेट मौजूद हैं। हमारा मुखालिफ वोट एक ही था और वो था PTI का, और अब PTI लेड बाई इमरान खान जो है वो अब 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए तब भी हमें फ़ायदा है, 2 में हो जाए तब भी फ़ायदा है, 4 में हो जाए तो और बेहतरी है। तो हमारी यानी असेसमेंट के मुताबिक वो 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में तकसीम हो रही है। वो 4 हिस्से जो हैं वो वही वोट तकसीम करेंगे जो हमारा मुखालिफ वोट है। इसलिए हमें इस सारे प्रोसेस को जो इसे है 4 हिस्से कैसे हो गए? एक जहांगीर तरीन साहब का हिस्सा हो गया, बल्कि इसको जो है इसको जो है वो बढ़ने देना चाहिए और बल्कि इसमें मुआवन साबित होना चाहिए। 4 हिस्से 4 या 3 हिस्से ऐसे हो गए, एक हिस्सा तो जाएगा पीपल्स पार्टी में और जा रहा है, एक हिस्सा जो है वो तरीन साहब के साथ जाएगा और वो जा रहा है, और एक हिस्सा जो है वो PTI जो ओरिजिनल अब रहेगी इस 9 मई के वाक़यात में जो उन्होंने किया है उसमें अपनी सज़ा जज़ा के दौरान या उसके बाद जो बचेगी, जिस सूरत में भी बचेगी, एक हिस्सा उसके पास भी ज़रूर रहेगा, और एक चौथा हिस्सा जो है वो एक छोटा सा हिस्सा जो है वो शायद हम भी जो है वो तबर्रकन जो है वो एक्सेप्ट करें। तो आपके पास भी लोग आ रहे हैं PTI के? कितने लोग? नहीं, PTI के लोग आपके पास भी आ रहे हैं कि आपसे राब्ता कर रहे हैं कि हमें ले लें, शामिल कर लें, एक हिस्सा आपके पास भी आना चाह रहा है? जी जहाँ जहाँ पे गुंजाइश है। अब मिसाल के तौर पे मेरे हलके का मेरा मुखालिफ जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो चौधरी साहब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस काम की? तो वो PMLN में क्यों आएगा? वो PIL में आने की क्यों कोशिश करेगा? तो इसी तरह जहाँ पे ऐसी सूरत हाल है कि गुंजाइश है, वहाँ पे कोई हमारा अपना बंदा इतना मजबूत नहीं है या हमें वहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो है वो टारगेटेड जो है वो स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे, और वो हमारी नज़र में है, और वो ज़्यादातर जो है वो साउथ साइड पे है, यानी जो हमारा बहावलपुर डिवीज़न है या डेरा गाजी खान डिवीज़न है, या कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं बीच में, बक्कर है, जंग है, तो मियाँ वाली है, तो इस तरह के जो है वो अजला में है, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम राब्ते में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PTI के ऊपर पाबंदी का एक ख्याल था कि उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, तो अब वो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि पाबंदी नहीं लगा रहे, क्योंकि पहले ही उसके हिस्से इतने हो चुके हैं, वो तकसीम हो रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर डेंट तो डालेंगे नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो अब आपने सोचा कि PTI को इसी तरह रहने दें, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगनी भी नहीं चाहिए, और जो पाबंदी इससे पहले लगती रही है उसके कोई रिजल्ट नहीं आए। वो यानी जो है वो नाम थोड़ा सा बदल के अवामी नेशनल पार्टी से नेशनल अवामी पार्टी बन के, तो वो तो कोई उसका जो है वो रिजल्ट नहीं होता। अलबत्ता जो लोग
9 मई तो राणा साहब, पाबंदी के बगैर ही जब आपका काम चल रहा है तो आप पाबंदी लगाने का मेरा ख्याल है आपको फायदा कोई नहीं। 4 तो हिस्से तक हो गए हैं पार्टी के। मेरा ख्याल है कि पाबंदी सियासी जमातों पे लगाने का अमल कोई इतना अच्छा अमल नहीं है। जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में जो सरकशी की है, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के मुर्तकिब हुए हैं, उन लोगों को जो है सज़ा जज़ा के अमल से गुजारना चाहिए। बाकी पार्टियों पे, सियासी जमातों पे पाबंदी लगाना कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई मुनासिब अमल है। ये फरमाइए सर, ये यास्मीन राशिद साहबा क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं आप, जब अदालतें उनको रिहा कर रही हैं और फिर इसके अलावा 2 सेनेटर्स भी हैं। आप चाह रहे हैं कि ये 3 लोग तो हर सूरत इनको, एजाज चौधरी साहब जो हैं वो हैं, मियां रशीद साहब हैं, आप उनके बारे में, यास्मीन राशिद साहबा के बारे में आप चाहते हैं कि लाहौर में 3 लोगों को तो हर सूरत सजा मिलनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्यों कमिटेड है इनके खिलाफ? उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहद मौजूद हैं कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, और यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो वहाँ पे इकट्ठे करके लोगों को लेके गई हैं। इस बात की उनकी अपनी ऑडियो वीडियो मौजूद है, हमने कोई एविडेंस क्रिएट नहीं की। तो इसलिए अगर अदालतों से लोगों को जो है वो ऐसे रिलीफ मिले जिनका कोई तारीखी हवाला भी ना हो, कभी तारीख में ऐसा ना हुआ, ऐसे वाक़यात हुए हैं। अदालतों के साइड पे ऐसे 100 मोटो नोट्स दिए गए हैं, ऐसे फैसले हुए हैं, और फिर वो सन इन लॉ और मदर इन लॉ और बेटों के जो किस्से जो है वो ज़बाने ज़दे आम है, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई रेफरेंस सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन अपने मौक़िफ़ पे जो एविडेंस मौजूद है वो उसके ऊपर अपना इसरार जो है वो करेगी, और कानूनी लड़ाई जहाँ तक भी है उसको अपील की सतह पे जाए या जिस सतह पे भी जाए उसको लड़ेगी। ठीक, राणा साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम पैनल के साथ वापस आएंगे और 3 इश्यूज होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो IMF ने तकरीबन जवाब दे दिया है, क्या हम IMF के बगैर बजट बना सकेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे। और ये जो लाहौर के अंदर सियासी खिचड़ी पक रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब और डॉक्टर फरक सलीम साहब। तीनों ऐसी शख्सियात है जिनके तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप ये फरमाइएगा सर, IMF का तो ऑलमोस्ट जवाब ही है उसकी तरफ से, क्योंकि अब तो बजट भी आ रहा है और 30 जून तक तो IMF का प्लान भी मेरा ख्याल है खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी इकॉनमी का बनेगा क्या और बजट कैसा होगा अभी? देखिए, हुकूमत चाहेगी कि एक इलेक्शन का बजट हो, हुकूमत चाहेगी एक सियासी बजट हो, हुकूमत चाहेगी कि बजट के अंदर ऐसे ऐलानात किए जाएं जिसके इब्ज़ हुकूमती पार्टी को कोई वोट मिल सकें। IMF चाहेगी कि एक माशी बजट हो, IMF चाहेगी कि जो बुनियादी हकायक है मईशत के अंदर वो उनका इजहार हो बजट के अंदर। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुकूमत के IMF की छतरी से IMF की छतरी को अलविदा कह दिया जाए, IMF के प्रोग्राम को अलविदा कह दिया जाए और एक सियासी बजट पेश किया जाए। जून की 30 तारीख जो रवा साल जब खत्म होगा, हमारी जो अदायगियां हैं वो कोई $3.7 अरब की हैं। स्टेट बैंक कहता है कि उसके पास लगभग $4 अरब के ज़खायर पड़े हैं। तो जून की 30 तक तो सब काम ठीक है। अब आप सोचिए कि जब हुकूमत ये सोचने लगे कि जून की 30 तारीख तक सब काम ठीक है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, और हमारी हुकूमत की सोच है सिर्फ अगले 20-25 दिन। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। आमर इलियास राना साहब, ये फरमाइए सर, ये लाहौर के अंदर पॉलिटिक्स शिफ्ट हो गई है, इधर बजट नहीं बन पा रहा, IMF की किस्सें, ज़ाहिर IMF तो मान नहीं रहा, गवर्नमेंट ने सारी बातें सारी शराइत मान ली हैं, इस तरफ से ये झंडी होगी, पार्टीज तकसीम हो रही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर बैठे हुए हैं, चौधरी शुजात साहब लाहौर बैठे हुए हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी आ रही है, PTI वहाँ पे। तो ये हो क्या रहा है, बन क्या रहा है सर?
देखें, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना छोटा सा तो पता ही है कि क्या करना है। अब जब IMF किसी भी पॉलिटिकल वजूहात नहीं कर रहा, तो जैसे पॉलिटिकल वजूहात है, मेरा ख्याल है कि माशी से ज्यादा इस वक्त जाहिर है कि उनको ये है कि गवर्नमेंट जाने वाली है और वो अब आने वाली गवर्नमेंट जो भी होगी उसके साथ करेंगे। अब वो कब गवर्नमेंट आएगी ये तो अभी देखने वाली बात है, जो आपका सवाल भी है। और मेरा ख्याल है कि मार्च 2024 तक तो गवर्नमेंट को IMF के साथ इशू नहीं आएगा। हम फंसेंगे अप्रैल 24 में, जब हमें बहुत बड़ी पेमेंट्स करनी है जून तक। अभी चाइना का है कर्जा, सऊदी अरब का है रोल ओवर हो जाएगा, और स्कूक बॉन्ड का हमने कुछ सूद छूट देना है। वो अरेंजमेंट्स मौजूद हैं जो मेरी इतला है। तो अब इन्हें जाहिर है पॉलिटिकल बजट भी देना है कि वो अब किसी भी तरीके से IMF जब नहीं आ रहा, और फिर इनके पास अब 12 अगस्त की डेट है ना, ये तो 11 अगस्त को जाएंगे तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी 6 महीने की एक्सटेंशन की भी बात है, लेकिन वो जीरो कर देगी हमें। ओवरऑल आपको इलेक्शन में जाना है। अब वो PTI कट टू साइज तो हो रही है, और कुछ पहले प्रेशर कुछ था, तो अब और लोग निकलने लग गए हैं कि जमीनी हकायक शनासा लोग हैं, कि जैसे आज राणा नजीर साहब ने किया, नूरेश शकूर साहब ने किया। मतलब ये साउथ पंजाब से हट के इधर नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब के लोग निकलते आ रहे हैं कि जी अब वैसे जहांगीर तरीन साहब की तरफ जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ जा रहे हैं, या फिर अपना ग्रुप बना रहे हैं, या PTI, या मेरा ख्याल है कि काफ लीग, या फिर ये वहीं पे हैं जहां पे इकट्ठा करके जहांगीर तरीन साहब की तरफ 2018 में ले जाया गया था। इनको जहां की डायरेक्शंस आएंगी ना कि कहां कैसे सेटलमेंट होनी है, अभी वो मतलब मेरे हिसाब किताब में कोई ब्लूप्रिंट किसी के पास भी नहीं है कि फाइनल नक्शा क्या करना है। ये हो सकता है खिलाड़ी मैदान में हो, जो चीज जाए सब। नहीं, उन्होंने कहा कि फ्री फॉल है, जिसने जोर लगाना है। जरदारी साहब आ गए हैं, जरदारी साहब पहले भी आते रहे हैं, कई दफा वो बोरियों के मुंह भी खुलते रहे हैं। जरदारी साहब का नक्शा कुछ और है पंजाब में, आपको देखा है लोगों ने बहुत सारे ट्वीट शुरू किए हुए हैं कि ये है सिंध में गुर्बत, भूख 15 साल की, क्या आप पंजाब में भी यही दूध शहद किनारे देखना चाह रहे हैं? दोनों तरह से बातें आ रही हैं, लेकिन जाहिर है सियासत इसी चीज का नाम है कि गठजोड़ किया जाए। और जो ये बेल्ट जहां पे सारी नून जीती है GT रोड पे, वहीं से लोग पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं PTI वाले, जहां सारे लोग हारे में हैं। तो ये नक्शा भी बनेगा, और PMLN का जाहिर है कि यही होगा कि नवाज शरीफ आएंगे, गेम बनेगी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की तनकीद होती है, लेकिन वो जब आएंगे जमानत भी हो जानी है। बहुत सारे लोगों की पहले भी राहदारियां होती रही हैं। जरदारी साहब अपना हिस्सा लेने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और करनी चाहिए एक सियासतदान के तौर पर। पाकिस्तान पंजाब से हिस्सा लेने की कोशिश यहीं पे, मतलब उससे बलोचिस्तान में भी डाल रहे हैं, और बलोचिस्तान में भी लोगों को कह दिया गया कि BAP रखें, BAP को पीपल्स पार्टी में शिफ्ट नहीं करना। तो जहां मैसेज देना होता है वो BAP खड़ी हो गई कि नहीं, हम तो पार्टी के तौर पर। PTI केक है जिसके 5-6 हिस्से हो रहे हैं, ताकि वो जो बड़ा केक बना के दिया गया था, जिन्होंने बनाया था वो तकसीम पे आ गए हैं। तो तकसीम के बाद कोई कहीं गिरे, कोई मतलब वो आपको पता है हमारे यहाँ दावतें जब ब्यूरोक्रेट भी हो ना, सिर्फ ये नहीं है कि आम देहात में सब छीना झपटी करते हैं, तो इस वक्त छीना झपटी है, कुछ खुद मतलब वो खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। सही बात। तो ये वो काजी साहब ये फरमाइए सर, ये जहांगीर तरीन साहब का जो फैक्टर है, क्योंकि अब वो नई पार्टी तो उनकी अनाउंस हो जाएगी, मेरा ख्याल है कल या परसों 2 दिनों में हो जाएगी, तो जहांगीर तरीन साहब को ही ग्रैब कर पाएंगे, या फिर ये मजीद डिवाइड हो जाएगी PTI? देखिए, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप काफी अरसे से मुतहरिक है। जिस वक्त खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी पंजाब में आप इस तरह की खबरें सुनते थे कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो नाराज है, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। और फिर ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हुए थे, उसमें भी जहांगीर तरीन ग्रुप साहब तमाम इलेक्टेबल्स, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और साउथ पंजाब के अंदर 9 में से 6 सीटें वो लोग हार गए थे। तो जहांगीर तरीन साहब पॉलिटिकल मैनेजर हैं, वो लोगों को इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन क्या जहांगीर तरीन के पास वोट बैंक है? जहांगीर तरीन साहब के पास वोट बैंक नहीं है, और यही इशू आ रहा है। जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ा है, मेरी 1-2 दिन पहले भी बात हो रही थी किसी से, उन्होंने कहा कि हमें जहांगीर तरीन साहब की तरफ से राब्ता तो किया जा रहा है, लेकिन हम तो अपने हलके में जो है किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कोई हमें वोट नहीं देगा। तो जहांगीर तरीन वोट बैंक किस तरह तोड़ेंगे? ये जमात तो आप तोड़ देंगे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो अवाम है उसका जो कुछ तो इलेक्टेबल्स का वोट होता है, लेकिन बाकी जो दीगर पार्टी की जिसकी होती है मकबूलियत या आवाज चल रही होती है, वो जो वोट है वो नहीं टूट रहा। ये बड़ा इशू है, और वो मुझे टूटता हुआ नजर भी नहीं आ रहा जहांगीर तरीन साहब के लिए कि लोग इमरान खान को छोड़ के आपका ख्याल ये है कि PTI कायम रहेगी, और चेयरमैन PTI अगर खंभा भी खड़ा करेंगे तो उसको भी वोट मिल जाएंगे?
नहीं, पीटीआई तो देखें, इन हालात में तो पीटीआई को जिस तरीके से डिसमेंटल किया जा रहा है, हुकूमत की ख्वाहिश ही ये है कि जमात को तोड़ा जाए। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि अवाम भेड़ बकरियां नहीं है। आप एमएनएस को और एमपीएस को तो भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर कर सकते हैं, अवाम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो वोट उसी को देंगे जिसको वो मुनासिब समझते हैं। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन काजी साहब ये भी है कि इसमें कोई शक नहीं कि अवाम भेड़ बकरियां नहीं है, लेकिन आपको इलेक्टेबल्स भी चाहिए, आपको एमपीएस भी चाहिए, आपको एमएनएस भी चाहिए, और जब आपके कोई शख्स टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है तो अवाम फिर वोट किसको देगी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा सर, ये इकॉनमी को देखें और उसके बाद दो सिनेरियो देखें। एक सिनेरियो ये है कि इलेक्शन नहीं होते, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अब कोई चीज हतमी नहीं है कि कब इलेक्शन हो सकते हैं, तो अब इलेक्शन नहीं होते तो इकॉनमी क्या ये सस्टेन कर सकेगी। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जाहिर है जो मैंडेट होगा वो स्प्लिट होगा, और बल्कि खौफनाक हद तक स्प्लिट होगा, तो जो अगली पार्लियामेंट होगी वो भी हंग होगी। तो उस हंग पार्लियामेंट में और फिर ये इकॉनमी, क्या ये साथ साथ चल सकेंगे? देखिए चौधरी साहब, बुनियादी नुकता यह है कि सियासत और मईशत का एक बहुत ही गहरा गठजोड़ है। सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो फिर मईशत सीधी राह पे नहीं चलती। मुझे एक, जिसको हम कहते हैं ग्लिमर ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी, और वो इस तरह है कि आप सोचिए कि पिछले 14 महीनों से पाकिस्तान की जो एक बड़ी सियासी जमात थी पीटीआई, उसने ये फैसला कर लिया था कि उसके सियासी मुफाद में है पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना, पाकिस्तान के अंदर एनआरकी फैलाना, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना, और वो उस एजेंडे पे लगी हुई थी। और उसकी एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो मईशत को चुकाना पड़ रही थी। ये 9 मई के बाद ये पिछले 2 हफ्तों में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि पीटीआई की वो जो ताकत थी इंतशार फैलाने की, वो बड़ी हद तक कमजोर पड़ गई, उसमें बहुत तेजी से कमी वाक़ई हुई। तो उसके नतीजे में एक सियासी इस्तेहकाम सा, कदरे सियासी इस्तेहकाम जो 14 महीनों में हम देखा है, उससे बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है सियासी मैदान दर्जा हरारत के हवाले। तो उसका एक मईशत के ऊपर मस्बत असर जो है वो चौधरी साहब मुझे नजर आता है। अब आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखिए आइंस्टाइन कहा करता था कि अगर आप एक ही तजुर्बे को दोहराते रहें और इस तवक्को में रहें कि नतीजा कुछ फर्क निकलेगा, तो वो कहता है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी, ये बेवकूफी की डेफिनेशन। अब आप अंदाजा 48 सालों में हमने 11 इलेक्शन करवाए और नतीजे आपके सामने हैं। अब आप कह रहे हैं इलेक्शन करवाएंगे तो और निकलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आप माइक भी ठीक करें क्योंकि आपका माइक से आवाज आउट हो जाती है। राना साहब ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? देखें, अगले 2 से 3 दिन में जहांगीर तरीन ग्रुप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा है, जिसमें 50-60 लोग अरकान कौमी या सूबाई असम्बली वो शामिल हो चुके हैं और वो अपनी एक कुव्वत का इजहार करेंगे। अतर कादमी साहब ने बजा फरमाया कि जी वो सब कुछ कर सकते हैं, इलेक्टेबल्स हैं सारे वो। लेकिन आप ये देखें कि वो जो जुलाई में इलेक्शन हुए, और मैं फयाज चौहान की बात को जीरो भी कर दें कि उनको साबका आर्मी चीफ ने जितवाया था, जो उन्होंने अभी बयान शान दिया। इशू ये है कि नून को तो पता लग गया कि जब हमने पीटीआई के लोगों को लिया तो उनको उनके अपने वोटर ने वोट नहीं किया। बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल क्लियर हो गई। और जो लोग हारे वो कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे उस वक्त। और आज की आप हालात में जब देखते हैं कि जी महंगाई बढ़ी है सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ना, मुझे बड़ा क्लियर है कि आप और मैं अगर एक इलाके में रहते हैं और हमारी मुखालफत है, जमीन आसमान एक हो जाए, एक बंदा इस तरफ जाएगा दूसरी तरफ चला जाएगा। आज गदनफर छीना, जो छीना ग्रुप के नाम से मशहूर है, हमारे बक्खर की तहसील बनकेरा से हैं, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी। मतलब ये वो थे कि जी हम बिल्कुल नहीं। आज मेरा 8 लोग आज सारे ये बढ़ते जाएंगे ना, 258 कम नहीं होने। आज जब वो खंबे है ना, खंबे खड़े कर लें, लेकिन खंबे पे बैलेट नहीं आता, वो बंदे पे आना है, चाहे वो किसी की भी पार्टी का हो। आप एफर्ट करेगा तो वोट मिलेगा। अब देखें, आप फ्रंट से लीड नहीं करते ना तो मसला होता है। जब आप खुद हर चीज में जमानत और डरेंगे, नवाज शरीफ को सजा हुई, वो आ गया, उसने अपनी पार्टी को एक नई जिंदगी दी, अपनी और अपनी बेटी को
जेल में जाने के बाद। वो जब लॉन्ग मार्च कर रहे थे वकीलों पे, तो जरदारी साहब का था ना वहां पे गवर्नर राज, तो वो पुलिस की रुकावटें तोड़ के चल पड़े और जीत गए। यहाँ पे कभी फवाद चौधरी दौड़ते हुए भाग रहे हैं, बाकी सब जमानतों पे वो जेल भरो तहरीक इमरान खान ने ऐसी चलाई कि अच्छे भले लोगों की ना वो तबीयत साफ होगी कि भाई हम तो मजाक में गए थे। अब ये जो 2 घंटे में और 2 दिन में बंदे छोड़ रहे हैं, मतलब वो मजाक उड़ता है ना, तो ये वो बात है कि लोगों को अब खत्म हो गया कि जी वो फलाने की तकरीर के बाद, और वो जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब इंतशार नहीं फैला सकते आप, तो वो जो कुव्वत नहीं रही, तो जिनकी कुव्वत है वो इजहार हो रहा है। मेरा ख्याल है इलेक्शन में ये बिल्कुल सामने की बात होती है तो कि नताइज कहाँ आ रहे हैं। इलेक्शन मेरा ख्याल है हो जाने हैं, और अक्टूबर में हो रहे हैं, नवंबर में तो जाएंगे ही जाएंगे, अक्टूबर में तो नहीं होते। ये कभी भी नहीं करेंगे कि जो बात करते हैं ना कि जी फलाना 16 सितंबर को रिटायर हो रहा है, कि उनके होते हुए इंतखाबी अमल ही शुरू हो जाए। वो चाहेंगे कि उससे आगे जाके शुरू हो, ताकि क्लियरेंस मिले कि आजकल जो कुछ हो रहा है वो वहां पे बिल्कुल किसी सूरत में ना हो। फिर तो 1 महीना जब एक दफा निगरान हुकूमत आ जाएगी ना, ये कहते थे ना 90 दिन आइन में लिखे हुए फलाने हैं, तो वो हो गए इलेक्शन, आज तक नहीं हुए ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जब सारे सूबों में निगरान हुकूमत आए और मामलात ऐसे फंसे हुए हों, तो हो सकता है 2-3 महीने 4 महीने आगे भी ले जाएं, लेकिन इलेक्शन होने हैं। ठीक हो। अच्छा काजवी साहब, ये देखिएगा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो ज़ाहिर एक कंफ्यूजन और क्यास तो होगा, और हो सकता है ये जो पीडीएम है ये कहे कि ठीक है जी इलेक्शन डिले करें, कोई जरूरत नहीं है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। और दूसरी तरफ से मेरा ख्याल है पीटीआई भी यही चाहेगी, क्योंकि अब पीटीआई तो पीटीआई नहीं रही, वो भी नहीं चाहेगी कि फौरन इलेक्शन हो जाए और ये सारी गेम किसी और के हाथ पे चले जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब अगस्त आए तो सारे प्लेयर ये कहेंगे जी 6 महीने सस्पेंड कर दे इलेक्शन को, या 1 साल सस्पेंड कर दे, तो क्या सिनेरियो होगा आपके ज़हन में? देखिए, वैसे तो इलेक्शन तो पहले ही डिले हो चुके हैं ना, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 रोज में 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आइन शिकनी तो हो चुकी है। तो जब एक दफा आपने कर दिया, आप हो सकता है दोबारा भी कर दें, उसमें तो आपने रास्ता हमवार कर दिया। अब इशू ये है कि क्या पीटीआई भी कहेगी कि आप इलेक्शन डिले कर दें? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में जिस अताब का वो इस वक्त शिकार है, उनकी तो ख्वाहिश होगी कि ये हुकूमत किसी तरीके से जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो इनके साथ मिलकर कहेंगे कोई फैसला करेंगे। और दूसरा जो हुकूमत का अलमिया ये है कि आप लोगों को छुड़वा देंगे, दबाव डाल के उनको जेलों में बंद कर देंगे, पर ये लोग आए थे मईशत के लिए। अब इस वक्त जो मईशत की हालत है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है कि पाकिस्तान तारीख की बुलंद तरीन इस वक्त महंगाई है। अगर आप अपने रिजर्व्स देख लें, उनकी हालत आपके सामने है। आपकी जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं, 1 साल में इन तजर्बाकारों ने $2 बिलियन कंट्रोल नहीं हो रहा, गवर्नमेंट से किसी के कंट्रोल में नहीं है डॉलर, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तो हुकूमत को तो देखे ना, हुकूमत का तो सारी कारकर्दगी उन्होंने दिखानी थी माशी महाज पे, उस पे तो वो नाकाम है। तो ये क्यों चाहेंगे कि ये इलेक्शंस में जाएं? और इसी वजह से इनको लगता ये है कि इनकी वाहिद उम्मीद ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल कर दें, तोड़ दें और फिर हम इंतखाबात में जाएं। उसी वजह से ये जो है इतनी तेजी से हम देख रहे हैं कि जमात को तोड़ने का अमल जारी है। ठीक हो गया, एक छोटा ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये इकोनॉमी की बेहतरी के कुछ चांसेस हैं? डॉलर देख लें, वो सूरत हाल आपके सामने है, रोजाना की बुनियाद पे गड़बड़ हो रही है। अब तो डॉलर मेरा ख्याल मार्केट में है ही नहीं, यानी अगर कुछ 3.5 रुपए का भी लेना चाहे, 350 रुपए का भी, तो उसको नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लीजिए, फिर महंगाई को देख लीजिए। ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने महंगाई के ऊपर एफर्ट करनी बंद कर दी है। तो ये इस सारी सूरत हाल में कोई रे ऑफ होप है किसी जगह पे? जी चौधरी साहब, बात आपने दुरुस्त की। आई थिंक पीडीएम हुकूमत की जो असल हरीफ है वो पीटीआई नहीं है, वो चाय है। चाय इसलिए कहता हूं कि वो हुकूमत हमें बताती है कि उसकी पिछले साल कीमत में 1 साल में 115% इजाफा हुआ है। पीडीएम हुकूमत का जो हरीफ है वो आटा है, आटे की कीमत में कोई 105% इजाफा हुआ है। ये हुकूमती अदाद-ओ-शुमार मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि पीडीएम हुकूमत की हरीफ पीटीआई नहीं है, आलू उससे ज्यादा बड़ा हरीफ है। आलू की कीमत में 87% सिर्फ 1 साल में जो है वो इजाफा हुआ है। इसी तरह चावल या दाल मूंग, तो असल हरीफ जो है पीडीएम के वो पीटीआई हुकूमत नहीं है, वो ये महंगाई है, वो ये मईशत है। और मेरा खदशा इस चीज का है कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई नक्शा नहीं, वो जिसको हम रोड मैप कहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है। जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत एक नक्शा बनाए, एक रोड मैप बनाए, एक मंसूबा रखे
और वो सब लोगों के सामने उनको शेयर करे कि भाई हमारा ये रोड मैप है, ये हमारी हिकमत अमली होगी, मुल्क की मईशत को। अब सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट की नालायकी है या फिर इनकी मजबूरी है? ये देखिए, मुझे महसूस ये होता है कि इनका सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर रहा है और इनका ख्याल था कि पीटीआई जो है वो इनकी सबसे बड़ी हरीफ है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि वो हरीफ इनकी एक सियासी जमात नहीं है, वो इनकी हरीफ जो है वो महंगाई और मईशत होगी। और वो किस तरह हैंडल करते हैं अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आया। बात जरूर होती है कि एक प्लान बी है, वो प्लान बी शायद हमारे वजीर खजाना साहब ने कहीं अपनी जेब में छुपा के रखा है, वो वजीर आजम साहब को भी नहीं पता है, वो एहसन इकबाल साहब को भी नहीं पता है, वो ख्वाजा वो और किसी भी हुकूमत में नहीं पता, वो सब सिर्फ डार साहब ने अपनी जेब में कहीं छुपा के रखा। तो मेरी तो आरजू ये होगी, मेरी दरख्वास्त ये होगी कि वो प्लान जो है वो मार्केट से शेयर किया जाए, वो मीडिया से शेयर किया जाए, वो जो आपके पास कोबरा है उसे निकाल के बाहर रखे ताकि दुनिया देखे तो सही। अच्छा, राणा सिंह फरमाइएगा सर कि ये जो पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप तगड़ा हो रहा है, कौफ लीग तगड़ी हो रही है, आसिफ अली सतारी साहब तगड़े हो रहे हैं या पीटीआई तगड़ी हो रही है, पंजाब में लीड कौन करेगा? देखें, पंजाब में हालात लीड करेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम तमाम इलेक्शंस को देखें, डॉक्टर साहब पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि ये होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं सियासत जिस दिन इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी ना उसके बाद शुरू होगी। अभी आप और हम सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई ने इन सब का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी हुक्मरान इत्तेहाद का और मुस्लिम लीग ने उनको सबसे ज्यादा उसका आज के दिन में इनके पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है। नवाज शरीफ यहां होंगे, जवाब भी होगा और जवाब भी होगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक हिकमत अमली चलती है कि लोग उन्होंने अपने वोटर से वोट मांगना है। आप ध्यान में रखिएगा, उन्होंने पीटीआई से वोट नहीं मांगना, उन्होंने पीपल्स पार्टी से वोट नहीं मांगना, उन्होंने अपना जवाब देना है कि ये नालियां हमारी क्यों हुई, और वो शहबाज शरीफ नहीं दे सकते, वो इसहाक डार नहीं दे सकते। मतलब अगर ये खड़े होंगे तो फिर आप डॉक्टर साहब की बात समझ लें कि ये टीम वापस चली जाएगी, नहीं टीम मतलब वो ही लीड करेंगे जिन्हें आगे आके चलना है, क्योंकि ये बस अब ये टाइम गुजार लिया इन्होंने, मतलब केस सेट हो गए, सब कुछ हो गया। ये मतलब आपके ख्याल में डार साहब जो दो साफियों के सवाल में गुस्से में आ जाते हैं, वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे? कभी भी नहीं जा सकते। शहबाज शरीफ ने ना पहले कभी वो हिकमत अमली जोड़ तोड़ बैक ग्राउंड में बैठ के उनके साहबजादे चाहे हमजा हो या वो हो, इलेक्शन और टीम लड़ेगी, वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने लड़ना है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोग ये समझेंगे कि पता नहीं उसने क्या कर देना, भाई वही करेगा जिस पे लोगों को ट्रस्ट पहले से किए हुए काम पे है। इन अगर कारकर्दगी पे देखें तो इन्होंने इसलिए गाली खाई है कि इन्होंने इमरान खान की जितनी गंदगी थी उसको अपने गले डाल दिया और उसको तो आज अपने जिम्मे लेके ये फंस गए हैं। तो ये चेहरे सामने, ये हमेशा से असूल होता है कि आएगा वही जिसको लोगों का एतमाद हासिल है, बस सही सी बात है। अच्छा, काजमी साहब आपकी तरफ आना है, ये जरा फरमाइएगा कि नून लीग पंजाब के अंदर कोई डेंट डाल पाएगी या आप समझ रहे हैं कि नून लीग भी फारग हो जाएगी पंजाब से, पीटीआई फारग, नून लीग भी फारग? नहीं, देखें, पंजाब के अंदर दो ही बड़ी जमातें, नून लीग पंजाब की बड़ी जमात है, जीटी रोड के ऊपर नून लीग का वोट बैंक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा शोर डाला हुआ है, पर यकीन कीजिए कि सबसे कम उनका वोट बैंक है, उनका शोर ज्यादा है। मुकाबला देखें यहाँ पे पंजाब में नून लीग का होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी पहले पोजीशन काफी ज्यादा आपको बेहतर नजर आती थी, अब जिस तरीके से जमात के अंदर दरारें पड़ रही हैं, आपको जलसे की इजाजत नहीं है, मरियम बीबी जल्द से जुलूस करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी है, मीडिया पे आप उनको नहीं आने दे रहे, मीडिया पे उनका नैरेटिव नहीं चलेगा, तो काफी हद तक उनको डेंट डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुकाबला नून लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा। हाँ, बंद कमरों के अंदर जरदारी साहब दो बंदे इधर उधर से लेने की कोशिश करेंगे, पर मुझे यह लगता है कि इनको अवाम की तरफ से वोट नहीं मिलेगा, बंदे ये जितने मर्जी इकट्ठे कर लें ड्राइंग रूम्स के अंदर। ठीक है, लेकिन सवाल फिर वही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शन होंगे तो एक सिनेरियो होगा, और अगर इलेक्शन सरदस्त नहीं होते तो एक दूसरा सिनेरियो होगा। सिनेरियोज दोनों खतरनाक हैं, और ये दोनों सिनेरियोज जो आपके सामने रखे, आपसे चाहता हूं अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।